प्रवासी भारतीय, अमेरिकी बिजनेस लीडर और अमेरिकी सरकार, हर किसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई संदेश है। इस वक्त अमेरिका में नमो नमो की गूंज है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रॉकस्टार स्पीच के बाद मोदी जी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के लीडर्स से मिले। आगे वो वॉशिंगटन में बराक ओबामा से भी मिलेंगे। लेकिन इस यात्रा के सारे चमक धमक के पीछे और इसके बाद क्या निकल कर आएगा भारत के लिए, इस पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा। और साथ शामिल हो रहे हैं सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन, गेटवे हाउस की रजनी बख्शी और SA2 की CEO गीतांजलि भट्टाचार्य। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। सुशांत, पहले आपसे जानना चाहूंगी, एक मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही शानदार ट्रिप रही है हमारे लिए। द स्पीचेस आर देयर, इमोशन है भरा पड़ा, बड़े क्राउड्स दिख रहे हैं, बढ़िया विजुअल्स दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के तौर पर क्या कुछ खास निकल कर आया है अब तक, या अभी भी इसका इंतजार है? ये सिर्फ मीडिया वालों के लिए नहीं, हम जैसे विश्लेषकों के लिए भी बड़ा फायदेमंद ट्रिप रहा है। द अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स आई हैव डन, आई थिंक आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ मिस्टर मोदीज ट्रिप टू द US। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, इसको आप ट्रिप को सिर्फ आइसोलेशन में मत देखिए। इसको जो उनका एक इंटरनेशनल आउटरीच है जापान के साथ, और उसके बाद चीन से भी उन्होंने एक नई दिशा देने की कोशिश ज़रूर की है, ऑल्दो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अभी सफलता नज़र नहीं आ रही। और अब अमेरिका, तो ये जो इंटरनेशनल बिग स्टेज है उस पर मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, उसका एक जो स्ट्रैटेजिक एंगल वो ये ज़रूर है कि जो सिक्योरिटी डायमेंशन है और उसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन है। सिक्योरिटी डायमेंशन ये है कि आपके बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। अफ़गानिस्तान में एक ट्रांजिशन चल रहा है, चीन से आपको एक तरह का अंदेशा है, और ऊपर से जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस होते जा रहा है, उसका आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था और आपकी सुरक्षा के ऊपर बहुत गहरे असर पड़ सकते हैं। और इन सब में आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको भागीदारी बनानी पड़ेगी बाकी बड़े मुल्कों के साथ, और अमेरिका से बड़ा मुल्क शायद कोई भी नहीं है इसमें। तो वो जो स्ट्रैटेजिक आउटरीच है उसके हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इकोनॉमिक जो इसके स्पिन ऑफ्स हैं वो शायद आपको इमीडिएटली नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि आपने एक संदेशा तो ज़रूर दे दिया कि इंडिया इज़ ओपन फॉर बिजनेस, और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और बिजनेस क्लाइमेट इम्प्रूव करेंगे। ईज़ ऑफ बिजनेस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि ईज़ ऑफ बिजनेस इंडेक्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो संदेशा तो चला गया है, लेकिन अब आपको लोकली बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो लीगल रिफॉर्म्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव। आपने रेड कार्पेट बिछाने की बात कही है, लेकिन उस रेड कार्पेट से चलने के बाद यहाँ आकर क्या मिलेगा उस पर अभी भी सवाल है। रजनी बख्शी जी, आप मानते हैं, क्योंकि जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं और मोदी जी के लाइनअप में बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स, बड़े बिजनेसमैन, फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास वो क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? क्योंकि कम मेक इन इंडिया की बात उन्होंने कही है, लेकिन शायद ये सारे लीडर्स जानना चाहेंगे कि इसके बाद क्या। ऐसा है कि इसको आप पहले से तो कहना बहुत मुश्किल है जब तक वो वापस नहीं आ जाते, और हमें स्पष्ट रूप से क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं वहाँ पर, तो उस पे पहले से तो चर्चा करना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण जो फ्रेमवर्क एक किस्म से मोदी जी की स्पीच ने कल आउटलाइन किया है, उस पे हम थोड़ा गौर दें। जब उन्होंने कहा कि 3 Ds हैं जो अब हमारे भविष्य को और अमेरिका की रिलेशनशिप और बिजनेस और इंडिया की जो रिश्ते हैं उनको तय करेंगे। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। अब इन तीनों चीज़ों का जो तालमेल है उसको बिठाने में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि यहाँ भारतीय जो जनमानस है उसके कई एस्पिरेशन तो हैं, कई चीज़ों को हम चाहते हैं, जो मतलब भौतिक चीज़ों को हम चाहते हैं, और जो हमारी नई पीढ़ी है उसका हक भी बनता है। लेकिन साथ साथ हमारी कुछ परेशानियाँ और कुछ हमारे शक हैं। अब ये जो भी वहाँ एग्रीमेंट होंगे
वो इन उम्मीदों और इन शकों को कैसे जोड़कर कुछ एक नए नजरिए को पैदा करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उदाहरण के तौर पर 2-3 मूल मुद्दे हैं। एक है ये जो FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल। आप जानती हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत शंकाएं हैं, बहुत किस्म के भय हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई कई उम्मीदें भी हैं। तो इन भय और उम्मीदों का जो जहां मेल जोल बैठता है, या मतलब इनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो विजिट है अमेरिका की, इसमें से क्या विशेष नए कदम निकलते हैं इसमें से जो इस मसले पर कुछ रोशनी डालेंगे, मैं तो उसको बहुत गौर से देख रही हूँ। और बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर ये भी चर्चा हो रही है कि अंत में अगर हम गिनती करने बैठेंगे अग्रीमेंट्स और बायलैटरल्स की, तो इस पूरे विजिट को एक शायद 360 डिग्री व्यू से ना देख रहे हो, क्योंकि इसमें गीतांजलि, इफ यू एग्री, एक ब्रांड बिल्डिंग इमेज जो रही है, और क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टीज है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। क्योंकि जापान और फिर चीन और फिर अमेरिका के साथ जो एक प्रयास नज़र आ रहा है नरेंद्र मोदी का कि अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की छवि में, इमेज में वो ढाले, वो शायद यहाँ पर जाकर कंप्लीट होता दिख रहा है। आई थिंक बहुत क्लियरली हमें समझना चाहिए कि कोई भी एक आइडिया को एंड फाइनली एक गवर्नमेंट में गवर्नेंस करना भी एक आइडिया है। उसकी एक आइडिया होती है और एक इम्प्लीमेंटेशन होती है। एंड आई थिंक उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की तरह पूरे अपने स्ट्रैटेजी को लेके, आप अगर स्पीच को देखेंगे तो किस तरह उन्होंने पहले तो एक्सटेम्पो बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडल किया अपने पूरे हाइलाइट्स को अपने हेड में लेके। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि जिस तरह उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की, राइट फ्रॉम वार्मिंग अप विद अ जोक ऑन स्नेक चार्मर्स वर्सेस माउस, सबको कंफर्टेबल करके फिर उन्होंने कैसे अपनी पिच प्रोग्रेस की है, राइट फ्रॉम सेइंग कि आज इंडिया ब्रांड क्या है और मैं उसको क्या विजन लेके आया हूँ, फ्रॉम द 3Ds का पोजिशनिंग टू क्रिएटिंग एन एक्शन मोटिवेशन पॉइंट, जब उन्होंने क्लियरली कुछ कम्युनिटीज़ को उनके तरफ हाईलाइट किया कि ये लार्जर कम्युनिटीज़ हैं हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के, उस टारगेट ग्रुप से कैसे बात करनी चाहिए। और फिर फाइनली एक एक्शन प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वेबसाइट्स बताए कि कहाँ लोगों को लेना चाहिए। आई थिंक वेरी वेरी टाइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और आई थिंक फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव हाईलाइट उनके कम्युनिकेशन की ये है कि वो इमोशन को सबसे ऊपर रखते हैं। तो आप अगर देखें कोई भी चीज़ जो आज डिलीवर होती है, इम्प्लीमेंटेशन तो आती है बाद में, पर अगर आप वो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल वहां तक नहीं ले कि वो जंप नहीं करके आगे जाएं, उन्होंने वो बहुत ब्यूटीफुली किया है। सो आई थिंक द होल गुजरात में उन्होंने दिखाया है कि वो बहुत क्लियरली समझते हैं कि गुजरात ब्रांड को कैसे पोजीशन करना है। अमिताभ बच्चन को लेके जो उन्होंने गुजरात की क्रिएटिव्स क्रिएट किए हैं, दोज आर पाथ ब्रेकिंग क्रिएटिव्स, ग्लोबली वो क्रिएटिव्स माने गए हुए हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, उनकी पिच और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, एंड ही कैन डिलीवर ऑन व्हाट ही। तो यहाँ किस तरह की पोजीशनिंग हो रही है? क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो ब्रांड इंडिया को वो बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और दूसरी तरफ ब्रांड मोदी को भी किस तरह से दिखाया जा रहा है या बनाया जा रहा है एज अ ग्लोबल लीडर, जिसकी हम बात करें। क्योंकि जिस तरह की स्टोरीज अब हर जगह चल रही है, मीडिया में चल रही है कि वो फास्ट पर हैं, फिर भी इतनी हेक्टिक शेड्यूल में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें उनकी जो पर्सनालिटी की ऑरा है उसमें भी बढ़ा देती हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक वो देखिए जैसे उन्होंने अपने चाय के बेचने के दिन बात की है कि मैं चाय बेचता था, उस वहां से आया हूँ। आई थिंक बहुत क्लियरली उन्होंने वीव किया है अपने स्ट्रैटेजी में। एंड लेट्स एडमिट इट, आज जो सक्सेस हुआ है वो ब्रांड मोदी के नाम पे हुआ है। उनके मैंडेट तो बहुत बाद में आए, तो वो समझते हैं कि स्ट्रेंथ, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एप्पल को देखिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ था वो क्रिएटिव हेड, और अगर वो सचमुच बिकता है तो उसे बेचना चाहिए। एंड मोदी इज अंडरस्टूड दैट कि ब्रांड मोदी sells as a platform and that is the platform he's selling it on. And I think as a strategy it's a great idea that what is most sellable you market that well, और उसके shoulders पे वो growth, progress, development सब कुछ बहुत rationally deliver करने की बात कर रहे हैं। And I think it's the best way you can you sell what works
Right. you build on emotion जी। and you pitch right, and उन्होंने ये सब तो किया। सुशांत, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट, और अगर हम देखें कि इस पिचिंग को किस तरह से जोड़ा जा रहा है कूटनीति के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, क्योंकि आगे जब बिजनेस एंड आएगा, और अब चल भी रहा है जहाँ पर मोदी जी बिजनेस लीडर से मिल रहे हैं, आगे वॉशिंगटन में उनके जो फॉर्मल मुलाकात होंगे, तो वो ब्रांड मोदी के जरिए किस तरह से इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सेल करेंगे? देखिए, अगर आप देखें 1990-91 जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुए, उससे पहले इंडिया वाज जस्ट एक और तीसरी दुनिया का एक और देश था जो दुनिया भर को मॉरलाइज जरूर करता था, लेकिन उसकी अपनी कोई सकत या कोई औकात नहीं थी। आपकी जो दुनिया भर में पहचान हुई है वो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और आपका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल था। उसके बाद जो दुनिया के बड़े देश थे वो उठ करके आपको देखना शुरू किया और आपके ऊपर एक अटेंशन डाली। मार्केटिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल मोदी जी ने जो एक सक्सेस की है वो ये है कि दोहरी धार वाली तलवार उन्होंने चलाई है। एक, भारत के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस उन्होंने रिस्टोर किया है इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। दूसरा, दुनिया भर में कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया है भारत में, कि भारत में एक तरह की एबरेशन थी पिछले 8-10 साल, और अब द इंडिया ग्रोथ स्टोरी एक बार फिर टेक ऑफ करेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस अगर आपके पास नहीं होगा तो अभी जैसे बात हो रही थी, तो सुशांत जी, क्या आपको लगता है वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो चुकी है या अभी भी पहले कदम है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोसेस शुरू हुई है एक तरह से? बिल्कुल, अभी जो हुआ है, जो अचीवमेंट अभी तक का, वो ये है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है और लोगों ने दोबारा से देखना शुरू किया है और एक कॉन्फिडेंस की भावना जरूर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ आधा काम है, बाकी आधा काम जो है वो शायद ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि फिर आपको डिलीवरेबल्स ऑन ग्राउंड देने पड़ेंगे, चाहे वो लीगल रिफॉर्म्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो और बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो। अगर उसमें आपने कोई कोताही बरती तो फिर ये सारी की सारी जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो फिर धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि गुड मार्केटिंग विदाउट अ गुड प्रोडक्ट मीन्स नथिंग टू नोबडी। But at the same time, good marketing can create interest in a product, even if it is just an average product. And I think he's done that. He's taken a product और उसमें इतनी faith create की है कि वो product, even if it's not the world best, there is a positioning and there's a perception, और perception is the starting point of any change. लेकिन परसेप्शन पर कितनी आगे तक गाड़ी चल सकती है वो हम बात करेंगे लौट के रजनी बख्शी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब बिजनेस एंड शुरू हो रहा है एक तरह से। मोदी जी की अमेरिका यात्रा की, न्यूयॉर्क में उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रॉकस्टार स्पीच दिया, यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने अपनी बात एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रखी है, और अब वॉशिंगटन डीसी में उनकी मुलाकात 2 बार होगी राष्ट्रपति बराक ओबामा से। यहाँ पर रजनी जी के पास चलते हैं। रजनी जी, अगर इसे पूरे रूप में और पूरे अर्थ में एक सक्सेसफुल ट्रिप बताना है तो कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए अंत में? कम से कम कोई एग्रीमेंट ना हो, लेकिन ये मुद्दे उठने चाहिए उस बायलैटरल में। 2-3 मुख्य मुद्दे हैं जो व्यापार से संबंधित हैं। एक तो ये कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मसला है वो हिंदुस्तान और यूएस के बीच में समय समय पर काफ़ी जटिल रहा है, और उसमें बेसिकली मुद्दा यह है कि जो यही वही बात है, जो डिमांड और डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी का जो तालमेल है उसमें आप किस किस्म की आईपीआर रेजीम लागू करेंगे और वो कितनी कुछ आपकी डेमोक्रेटिक, आपकी जो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं हैं उनको कितना वो ऑनर कर पाएगी, उसमें उसकी कितनी आपकी डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी कुछ आपकी आईपीआर रेजीम में आएंगी, या वो आईपीआर रेजीम जो है कुछ गिने चुने कंपनियों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगी। ये एक पुराना मसला है और ये मसला इस समय भी इस विजिट में ज़रूर होगा।
नेगोशिएशंस में, तो एक तो हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी कि इस जी। पे क्या निकल के आता है। बहुत बड़ा इसका दो तीन क्षेत्र हैं। एक तो फार्मा का है और दूसरा जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का मसला है। जैसे आप जानती हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का जो सारा एक कंट्रोवर्सी है, वो मूलतः आईपीआर किस किस्म की हो उसका है, और एनवायरनमेंट और बाकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी है, बट उसमें ये आईपीआर का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि अगर आप जो अभी जो पुरानी किस्म के पेटेंटिंग सिस्टम्स थे, उसमें आम जो किसान है जी। उसके हक और उसको पूरी बाजार व्यवस्था में एक सक्षम रूप में काम करने की जगह मिलती थी। अगर जो अभी जी। पिछले जो हाल ही में जो आईपीआर रेजीम आ रही हैं, वो ज्यादा बड़ी कंपनियों के फेवर में हैं, और जो आम आदमी, आम किसान है, उसके लिए वो हानिकारक हो सकती है। यानी आईपीआर तो ये हमें आईपीआर मसला एक देखना है। बड़ा मुद्दा है। साथ में सुशांत सरीन जी, वीजा का इशू है ही एक। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आप देखने जाए तो इतने सारे लोगों को इफेक्ट नहीं करता। एक तरह से हमारे माइंड स्पेस में टॉप ऑफ द एजेंडा रहता है, लेकिन वीज़ा का इशू है। शायद अमेरिका और लगता है कि WTO में जो इंडिया का पोजीशन है, उस इशू को हम वो रेस करें। तो क्या ये एक तरह से कांटों का काम करेंगे ये इश्यूज, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच? नहीं, मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा गंभीर इश्यूज हैं। देखिए, जहाँ तक WTO की नेगोशिएशंस हैं, उसमें कई बारी अमेरिका की अपनी पोजीशन रही है जो बाकी दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ रही है। अमेरिका और यूरोप के बीच में भी ट्रेड वॉर्स वाले एक मनाजिर बन जाते हैं अक्सर। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत इतना बड़ा मुद्दा है। ये नेगोशिएशन की बात है, ज़रूर ये मुद्दा उठ सकता है, और उस पर मेरे ख्याल जो भी बातचीत होनी होगी वो हो जाएगी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उसी तरीके से आईपीआर रेजीम की जो बात हो रही है, ये तमाम, और वीज़ा का भी मुद्दा जो है वो कुछ हद तक अमेरिका की जो अंदरूनी राजनीति है उसके साथ भी लिंक्ड है, और जो जिस तरह की जॉब क्रिएशन की बात ओबामा साहब कर रहे हैं उसके साथ भी लिंक्ड है। तो वो जॉब प्रोटेक्शन का भी मामला है, लेकिन वो भी एक नेगोशिएशन का मसला है। ये सारे ट्रांजैक्शनल इश्यूज हैं। जो लार्जर पिक्चर होगी वो स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर होगी कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ किस तरह का रिश्ता चाहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए क्या करना चाहते हैं। अभी तक हमने जितना कुछ सुना है वो ये है कि अमेरिका से हमको ये सब चीजें चाहिए, लेकिन शायद हमने इतनी तवज्जो उस बात पे नहीं दी कि इन चीजों के एवज में हम अमेरिका को क्या क्या देने को तैयार हैं। हम सिर्फ अपनी मार्केट की बात करते हैं और अमेरिकी निवेश की बात करते हैं, लेकिन शायद स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर अगर हम जाएं तो वी विल हैव टू प्रोबेबली टेक अ कपल ऑफ स्टेप्स अहेड। क्या हम उसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, और फिर हम किस तरह का रिश्ता बनाना चाहेंगे कि अगर हम चीन के साथ अमेरिका को एक काउंटर बैलेंस की तरह यूज करना चाहें तो फिर हमको क्या उसके लिए देना पड़ेगा और उसके लिए क्या हमको मिलेगा। ये सारी पेचीदा बातें हैं, लेकिन इस मुलाकात में ये सारी बातें डिसाइड नहीं होंगी। शायद एक दिशा निर्देशन होगा इसमें, और उसके बाद आपके एक एंगेजमेंट प्रोसेस होगा जिसमें आप इसको फाइन ट्यून कर आगे बढ़ पाएंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। नहीं, और बिल्कुल यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि ये देखते हुए कि बराक ओबामा के खुद के टर्म के करीब 2 साल बचे हुए हैं, क्या वो एक लेम डक प्रेसिडेंसी के मोड में चले गए हैं या नहीं, एक थॉ होगा वगैरह वगैरह। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं परसेप्शन की, और हम मानकर चल रहे हैं कि अंत में इस पूरे ट्रिप को सिर्फ नंबर ऑफ अग्रीमेंट साइंड के रूप में नहीं आंकना चाहिए। परसेप्शन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इम्प्रूव हुई है भारत की वर्ल्ड स्टेज पर, क्या ये दुनिया अब मान रही है या सिर्फ हम अपने आप में हमारे एक बबल में उसको देख रहे हैं? क्योंकि जब मोदी जी की स्पीच को अगर देखें तो उसका टारगेट सिर्फ वो स्टेडियम में बैठे हुए भारतीय मूल के लोग नहीं थे, यहाँ की ऑडियंस भी थी। नहीं, आई थिंक अगर आप डेटा को देखें और अगर व्यूअरशिप, ट्वीट्स, ग्लोबल डेटा देखें और उसको फिल्टर करें तो वेरी क्लियर है कि इट्स नॉट जस्ट मेड अ डेंट इन आवर सिटीजन्स बट ग्लोबली। आई थिंक हमारे बहुत सारे लोग हैं जो US में बैठे हुए थे और उन्हें बहुत ख़राब लगा जब कंपनीज में मुझे पता पड़ा कि लॉटरीज दिए हुए थे कि आप मोदी की स्पीच देख सकते हैं, और उसके लिए लॉटरीज दी हुई थी, एंड द पीपल हु डिडंट गेट द लॉटरी टू गो इन एंड सी
they were very upset. So और I ये सिर्फ think NRIs नहीं थे। they're not just Indians at all. So I think there is no doubt कि आज जो ये movement हुआ है वो global level पे हुआ है. There is no doubt कि knowing Narendra Modi's strategy, this is just the tip of the iceberg. उन्होंने प्लान ए, प्लान बी और उसके मल्टीपल ब्रांड एक्सटेंशन सोच के रखे हैं. अगर आप जो दो वेबसाइट्स, वेदर इट्स द मेक इन इंडिया साइट या द GOV की साइट है, अगर आप वहाँ पे जाएं तो एक्शनेबिलिटी इन दोज साइट्स इज वेरी क्लियर. पहला गवर्नमेंट मैं देख रही हूँ जहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस टू सिटीजन्स ऑफर किया हुआ है. इतने छोटे टर्म में उन्होंने जिस तरह वो साइट को डिजाइन किया है, अगर आप जाके देखें तो एक्शनेबिलिटी बहुत क्लियर है. यानी एक परसेप्शन चेंज बिल्कुल हो रहा है. रजनी जी, आप मानते हैं कि ये देखते हुए कि ओबामा अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं है इस बार, ये एक तरह से इम्पेडिमेंट है, कुछ ज्यादा वो दे भी नहीं पाएंगे? इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओबामा साहब के कई कंपल्शंस हैं और उनको एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वो जटिल जो है उसका डायनामिक है. अब देखिए, एक बहुत बड़ा मसला जैसे हमारे लिए है कि अब अफगानिस्तान में क्या होगा जी. अब हम सब जानते हैं कि उसमें क्योंकि अगर अमेरिकन अफगानिस्तान से जा रहे हैं इस साल के अंत में, तो वो हिंदुस्तान के लिए उसकी बहुत गंभीर जो हैं आयाम होने वाले हैं. लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें ओबामा अकेले जो हैं कोई निर्णय लेने लायक नहीं हैं. और अब इसमें जो पहले जो बात कही गई कि हमारा इमेज वगैरह कितना बदलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो बाकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें अब कैसे देखती है, वो हमारी सिक्योरिटी में और हमारे जो कंसर्न्स हैं भारत की, उनमें कितना कुछ अपना दम और अपना सपोर्ट देने को तैयार होती है, उससे भविष्य बनेगा. जी, अंत में सुशांत, और कम समय है, लेकिन आप इस पूरे ट्रिप के जब समाप्ति होगी, क्या 2-3 ऐसी चीजें या स्टेटमेंट्स देखना चाहेंगे जिससे लगेगा कि काफी बड़ा एक स्टेप आगे चला है भारत और अमेरिका का रिश्ता? मेरे ख्याल जो होना था वो ऑलरेडी मेरी नज़र से तो हो चुका है. मोदी जी का जिस तरह से एक कंप्लीट परसेप्शन चेंज हुआ है वेस्ट में, और जिस तरह से सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया उनको अटेंशन दे रहा है, मेरे ख्याल उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है. जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी या लोग जो अब उठकर देख रहे हैं कि जी हाँ, हिंदुस्तान वापस वही प्रॉमिस पे आ रहा है जो पहले नज़र आ रहा था, वो एक बहुत बड़ा परसेप्शन चेंज हुआ है. आई थिंक दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. इससे ज़्यादा मैं मानता हूं कि अमेरिका के अंदर भी बाईपार्टिसन सपोर्ट है. तो ओबामा अगर थोड़े लेम डक भी हो जाएंगे इन चुनावों के बाद जो अभी नवंबर में होंगे, उसके बावजूद मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा भारत और अमेरिका के रिश्ते में, प्रोवाइडेड हम क्लियर हो कि हम इस रिश्ते को कहां लेके जाना चाहते हैं. शायद वो क्लैरिटी अभी तक नजर नहीं आ रही, शायद वो अगले कुछ दिन में नजर आए, या कम से कम इस ट्रिप की समाप्ति तक थोड़ी क्लैरिटी आ जाए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए. नमस्कार.